डायनामिक प्रोग्रामिंग एक श्राप है। जस्ट किडिंग गाइस, यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि आप लोगों को क्या लगता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग श्राप है या फिर आशीर्वाद है। यहाँ पर श्राप उनको लगेगा जिनको डायनामिक प्रोग्रामिंग नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है, क्योंकि ये कुछ नाम ही कुछ अलग सा दे दिया है यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मतलब डायनेमिक की नाम सुन के ही मतलब पता नहीं, मतलब लगता है कुछ बहुत ही हेवी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं आप लोग को अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों से सवाल है मेरा कि किन किन को लगता है कि ये एक श्राप है और किन किन को लगता है ये एक आशीर्वाद है। आप लोग कमेंट करिए नीचे। और यहाँ पर इसी कर्स को कन्वर्ट करेंगे आज हम लोग ब्लेसिंग के अंदर, और इसके लिए मैंने एक बाबा से बात किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, इस कर्स को ब्लेसिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने सही गेस किया, वो बाबा कौन है, मतलब वो बाबा कौन ही होंगे। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो आप लोग मुझे मान सकते हैं, या फिर हटा ही देते हैं, बाबा बाबा कॉन्सेप्ट हटाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे आज हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग को 2 लाइन के अंदर कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन का कोड होता है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों का डीपी नाम का एक मैट्रिक्स रहता है। मैट्रिक्स रह सकता है, एरे रह सकता है, यहाँ पर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर रह सकता है। तो यहाँ पर अभी के लिए हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर डीपी नाम का एक एरे है, उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर है, और हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है या फिर नहीं। अगर इसके बराबर नहीं है तो यानी कि इसके अंदर ये डेटा स्टोर है, तो आप लोग रिटर्न कर दो। मतलब सिंपल सा चीज़ कि डीपी के अंदर वैल्यू अगर स्टोर है तो यहाँ पर रिटर्न कर दो। यहाँ पर उसके बाद एक और चीज़ होता है कि आप लोग डीपी के अंदर वैल्यू स्टोर कर लो। तो यहाँ पर आप लोग रिकर्सिवली जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये 2 लाइन यूज़ होता है, और आप लोगों का मतलब ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो हवा बना हुआ है ना वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके से वैल्यू को रिट्रीव कर लेंगे और यहाँ पर एंड में कुछ इस तरीके से वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो आप लोग घबराने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेप बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिसके मदद से आप लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग सोच सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि अमेजॉन में आ चुका है, और उसके मदद से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि फर्स्ट राइट रिकर्सिव, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग को दिया है उसको रिकर्सिवली सबसे पहले सॉल्व करिए। पहले डीपी के बारे में मत सोच। डीपी के बारे में आप सोचने लगेंगे तो फिर आपको डर लगने लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये डीपी स्टोर वगैरह कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को रिकर्सिवली राइट करिए। राइट करने के बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स, मतलब कि आप लोगों का रिकर्शन के अंदर कोई एक वेरिएबल होता है जो चेंज हो रहा होता है। तो फाइंड करिए कि कितना वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो ज़्यादातर केसेस में वहाँ पर वो आप लोग का सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करने से काम हो जाएगा। और अगर 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है तो यहाँ पर डबल डायमेंशनल एरे का जरूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि आप लोगों को रिकर्सिवली प्रोग्राम को राइट करना है, और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों का मान लीजिए 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहा है तो आप लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो आप लोग सिंगल डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ये बहुत सारे केसेस के अंदर ये पॉइंट लागू होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर नहीं भी होगा। तो यहाँ पर आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग के दिमाग में ऑटोमेटिकली हिट करने लगेगा। तो यहाँ पर ये जनरल केसेस है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले राइट करिए रिकर्सन रिकर्शन रिकर्शन रिकर्सिवली प्रोग्राम को राइट करिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग फाइंड करिए कि कितना वेरिएबल चेंज हो रहा है, और उसके बाद आप लोग उस हिसाब से एरे को डिक्लेयर करिए विद चेंजिंग डायमेंशन। 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है तो मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करिए। अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग एक सिंगल डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करिए। और उसके बाद चौथा पॉइंट आप लोग स्टोर करिए वैल्यू को और रिट्रीव करिए। और स्टोर करना और रिट्रीव करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग का रिट्रीवल होगा और कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है डीपी आई जे नॉट इज इक्वल टू -1, तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू फील कर देंगे जो कि कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी केस के अंदर ये वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर उस वैल्यू से चेंज हो गया, यानी कि अगर डीपी के पोजीशन पे -1 के अलावा और कोई वैल्यू है, इसका मतलब कि यहाँ पर डीपी के अंदर इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वैल्यू स्टोर हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रिकर्शन को कॉल करने के बजाय, यहाँ पर रिकर्शन का जो भी कोड है कॉल करने के बजाय हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर यही 2 पॉइंट है। आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर डेटा को रिट्रीव करना और कुछ एंड में आकर के वैल्यू को आप लोग को स्टोर कर लेना। बस ये 2 लाइन आप लोग अगर लिखते हैं तो आप लोगों का डीपी का जितना भी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि अमेजॉन के अंदर आ चुका है, और यही आप लोगों को डीपी का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से डेमोन्स्ट्रेट कर देगा, और आप लोग डीपी का क्वेश्चन इसके बाद से बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कहा गया था कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को रिकर्सिवली सॉल्व करो, और रिकर्सिवली सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके अंदर सारा पॉजिटिव वैल्यू फील्ड है। आप लोगों को 0,0 से स्टार्ट करके m, n तक पहुंचना है, और आप लोग कोई भी पाथ ले सकते हैं। आप लोग राइट जा सकते हैं या डाउन जा सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से आप लोग राइट मूव कर सकते हैं या डाउन मूव कर सकते हैं। और आप लोग को m, n तक पहुंचना है, और जिस जिस पॉइंट पे आप लोग जाएंगे उसका वैल्यूज आप लोग को प्लस करते चलना है। और आप लोग को एंड में रिटर्न करना है कि कोई भी पाथ अगर हम लोग ले रहे हैं तो मिनिमम सम हम लोग कितना रिटर्न कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला पाथ ले 1 3 1 1 1, तो यहाँ से हम लोग को मिनिमम वैल्यू ला करके वो दे रहा है, मतलब कि जो सम आ रहा है 1 + 3 + 1 + 1 + 1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है। रैदर दैन अगर हम लोग ये वाला पाथ चूज करें 1 के फिर नीचे आए, फिर 5, फिर 2, फिर 1, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हम लोग कितना ला रहा है 7 और 3 10। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा पाथ बताना है जो कि मिनिमम सम हम लोग को रिटर्न करके देगा, और हम लोग किसी भी एक पॉइंट से या तो राइट या तो डाउन जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ही ईजिली केसेस समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 केस बन रहा है, जो कि यहाँ पर राइट है और यहाँ पर डाउन है। तो यहाँ पर हम लोग को रिकर्सिवली सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं।
इंट फाइंड मीन, और इसके अंदर हम लोग को ग्रिड चाहिए। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ये हम लोग को चाहिए होगा ग्रिड, और यहाँ पर उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा रो। रो क्यों चाहिए होगा कि ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, रो और कॉलम चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये जो ग्रेड का जो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एम और एन, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एम इज इक्वल्स टू ग्रेड डॉट लेंथ, इससे क्या होगा कि हम लोग का जो भी नंबर ऑफ रोज है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू ग्रेड जीरो डॉट लेंथ, इससे हम लोग क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एम और एन कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर किसी भी रिकर्शन में क्या करना पड़ता है, हम लोग बेस केस लिखना पड़ता है। तो बेस केस यहाँ पर क्या है कि हम लोग का एक ही तो एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, तो रो इज इक्वल्स टू एम माइनस वन। अगर हम लोग का एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो जो रो है वो कहाँ पर होगा, मतलब उसी पोजीशन पे एम माइनस वन पोजीशन पर ही होगा। और यहाँ पर उसके साथ साथ जो कॉलम होगा वो हम लोग का एन माइनस वन पे खड़ा होगा। मतलब अगर एक ही एलिमेंट है तो रो का वैल्यू ये होगा और कॉलम का वैल्यू ये होगा। अगर हम लोग का एक ही एलिमेंट है तो उसका सम कितना हो सकता है, तो उसका सम हम लोग का ग्रेड रो और कॉलम, मतलब वही पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ा है वही सम हो सकता है, तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल सा। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक मिनिमम बनाते हैं, और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर दो केसेस बन रहा है। एक बार हम लोग या तो राइट जा सकते हैं, राइट से वैल्यू कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, और डाउन जा सकते हैं, डाउन से वैल्यू कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राइट में जाएंगे उससे जो वैल्यू आ रहा है, और डाउन में जाएंगे जो उससे जो वैल्यू आ रहा है, दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसको हम लोग मिनिमम के अंदर स्टोर करके रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ मैक्स वैल्यू से, यानी कि कोई भी वैल्यू आए आंसर का, ये मैक्स मिनिमम का जो इनिशियल वैल्यू उससे तो छोटा ही होगा, तो उसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। और यहाँ पर एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर जीरो स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि राइट में चलेंगे तो कॉलम प्लस वन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं हम लोग इंडेक्स के बाहर ही ना हो जाए। तो कॉलम प्लस वन हमेशा जब तक लेस देन एन होगा तभी तक हम लोग ये जो प्रोसीजर है वो करने वाले हैं। तो आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिस भी पोजीशन पर स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला वैल्यू तो इंक्लूड होना ही होना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ग्रेड रो और कॉलम, तो यहाँ पर जिस भी पोजीशन पे है उसका जो वैल्यू है वो इंक्लूड होना ही होना है। फिर प्लस, अब हम लोग राइट में जा रहे हैं तो राइट से जो भी वैल्यू आ रहा है उसके साथ अगर हम लोग प्लस कर दें, मतलब कि अगर हम लोग थ्री से जा रहे हैं, थ्री से जो भी मिनिमम वैल्यू आ रहा है उसको अगर हम लोग वन के साथ ऐड कर दें तो वही क्या मिनिमम वैल्यू नहीं हो जाएगा अगर हम लोग राइट में जा रहे हैं तो क्या करते हैं फाइंड मीन नाम का जो फंक्शन है उसको कैलकुलेट मतलब कॉल करते हैं। वो हम लोग को एक स्टेप अगर हम लोग राइट लेते हैं तो उससे कौन सा पाथ से मिनिमम वैल्यू आ सकता है वो हम लोग को रिटर्न करके देगा। यहाँ पर थ्री के बाद वन पे जाए कुछ ऐसे जाए, या फिर थ्री के बाद फाइव वन कुछ ऐसे जाए, तो वो उसका हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग का फाइंड मीन फंक्शन ला करके देगा। तो इसी इसी को कहते हैं हम लोग रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पर रो को तो सेम ही रहने देंगे, कॉलम प्लस वन कर देंगे, यानी कि हम लोग राइट चल गए। अब यहाँ पर ऐसा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मीन के वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो मैथ डॉट मीन कॉमा आंसर। तो आंसर के अंदर क्या है कि राइट वाला पाथ अगर हम लोग लेते हैं तो उससे जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा वो आंसर के अंदर स्टोर होगा, और मिनिमम वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो स्टोर होगा। अगर आंसर मिनिमम से छोटा रहता है तो मिनिमम वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करना है, डाउन जाना है। तो रो प्लस वन लेस देन एम होना चाहिए, और यहाँ पर सेम चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ चेंज करना है, ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे मान लीजिए हम लोग नीचे जाना चाहते हैं, ये वाला पोजीशन का वैल्यू तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो यहाँ पर ये इंक्लूड हो गया। अब हम लोग नीचे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रिड रो प्लस वन करना पड़ेगा, और कॉलम को नॉर्मल जैसा है वैसे ही रहने देना पड़ेगा। तो हम लोग ने क्या किया कि राइट गए, उससे जो भी मिनिमम वैल्यू आया कैलकुलेट करके वन के साथ प्लस कर दिए, और चेक किए कि मिनिमम वैल्यू से अगर कम है तो मिनिमम वैल्यू को अपडेट कर दो। फिर यहाँ पर डाउन आए, डाउन के अंदर हम लोग क्या किए कि डाउन से जो भी मिनिमम वैल्यू आ रहा था उसको हम लोग वन के साथ प्लस किए, और चेक किए कि मिनिमम वैल्यू से अगर कम है तो अपडेट कर दूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैथ। यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली मेन को रिटर्न कर सकते हैं, और नहीं तो एक सेफ साइड लाने के लिए मैथ डॉट मैक्स, यानी कि अगर मीन का वैल्यू अपडेट ही नहीं होता है किसी केस में तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो रिटर्न कर देंगे। तो मिनिमम, अगर मिनिमम से भी बड़ा अगर जीरो है तो हम लोग जीरो रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, रिटर्न करना है और फाइंड मीन को कॉल करना है, और इसके अंदर ग्रिड भेज देना है, रो भेज देना, रो को यहाँ पर जीरो रखेंगे और कॉलम को जीरो रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का रिकर्शन की मदद से क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर ये काम कर भी रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर कहीं पर गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर सिंटैक्टिकल एरर कुछ देखते हैं। बाइनरी ऑपरेटर एंड ओके, यहाँ पर इक्वल्स टू देना है, देखते हैं और कहीं एरर है क्या। यहाँ पर जजिंग तो दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या रिकर्शन से आंसर आ चुका है। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग डीपी का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं क्या करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पर देखिए रो एक बार चेंज हो रहा है यहाँ पर, और कॉलम एक बार चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो चेंजिंग वेरिएबल्स कितना है, दो है। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर मैट्रिक्स का यूज़ हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं मैट्रिक्स को हम लोगों ने डिक्लेयर किया। फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया था कि रिकर्शन की मदद से सॉल्व करो। दूसरा स्टेप हम लोग को चेंजिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना था, और उसके बाद तीसरा जो स्टेप था उसमें हम लोग को इनिशियलाइज करना था। तो डीपी इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर एम कॉमा एन का हम लोग यहाँ पर जो डीपी है उसको इनिशियलाइज कर देंगे, सिंपल सा चीज़।
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि डीपी को इनिशियलाइज़ किया था। अब उसके बाद जो था वो हम लोगों को कहा गया था कि डीपी के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू भर दो जो कि कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर इंट आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एम, हाँ एम, और आई प्लस प्लस, और हम लोग क्या करते हैं एरेज डॉट फिल, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का डीपी का ith इंडेक्स पे -1। तो ये क्या करेगा कि हर एक रो पे जाएगा और उसके सारे कॉलम्स को -1 से फिल कर देगा। तो यहाँ पर कभी भी वैल्यू -1 के बराबर नहीं आ सकता। तो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि डीपी के अंदर किसी भी स्टेट का वैल्यू स्टोर हो चुका है। मान लीजिए अगर -1 रहता है किसी भी इंडेक्स में, मतलब कि हम लोग डीपी के वैल्यू को अभी तक कैलकुलेट नहीं किए हैं, और अगर -1 नहीं रहता है, कुछ और वैल्यू रहता है, इसका मतलब उस पोजीशन के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोगों को जो रिकर्शन वाला फंक्शन है उसके बेस केस के बाद आना है और यहाँ पर चेक करना है डीपी ऑफ रो कॉमा होल नॉट इज इक्वल टू -1। अगर -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग इस वाले स्टेट के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। मतलब किसी भी रो और कॉलम पे है, मान लीजिए अगर हम लोग 3 पे हैं, तो 3 से मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है वो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ रो और कॉलम। तो यहाँ पर सिंपल सा काम हम लोगों ने क्या किया कि चेक किया कि इस वैल्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग इस वाले स्टेट के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग एकदम एंड में आएंगे और एंड में आने के बाद वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो डीपी ऑफ रो और कॉलम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो लिखा है कर लीजिए कट करके पेस्ट, और यहाँ पर इसको रिटर्न कर दीजिए। सिंपल सा चीज़। और अगर हम लोग इसको अभी रन करें तो ये चल जाना चाहिए, कहीं सिंटैक्टिकल एरर नहीं हो, तो ये काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप था कि रिकर्शन यूज़ करें, आप लोग रिकर्शन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर फाइंड मिन वाला फंक्शन वही काम कर रहा है। अब उसके बाद आप लोग क्या करें कि जो डीपी है उसको इनिशियलाइज करें। उसके बाद आप लोग आइडेंटिफाई करें कि आप लोग का कितना वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करें। एक वेरिएबल चेंज होता है तो जनरली वहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे से काम बन जाता। तो यहाँ पर हम लोग डीपी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसे वैल्यू को फिल करें जो कि किसी भी स्टेट पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ने डीपी के अंदर वो वैल्यूज भर दिया। अब उसके अंदर हम लोग क्या कर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये फाइंड मेन के अंदर उस डीपी को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डीपी जो है ये इसके पहले डिक्लेयर किया गया है, इसका मतलब इस फंक्शन के लिए भी एक्सेसिबल है, नहीं तो आप लोग एज अ पैरामीटर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद बेस केस के बाद आइए और यहाँ पर डीपी के अंदर चेक करिए कि जो वैल्यू से आप लोगों ने इनिशियलाइज किया था अगर उससे चेंज हो चुका है, इसका मतलब डीपी के अंदर वैल्यू है। तो ये जितना भी रिकर्शन का झोल है वो सब मत करो, डायरेक्टली वैल्यू को रिटर्न कर दो। और यहाँ पर एंड में जस्ट रिटर्न करने से पहले यहाँ पर डीपी के अंदर वैल्यू को कर लीजिए। ये स्टेप्स में तरीका है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अब समझ आएगा नहीं आएगा, आप लोग 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग 0,0 स्टेट पे हैं, तो इससे मिनिमम वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लोग 5 पे पहुँचते हैं कभी भी, मान लीजिए 1 3 5 ऐसा पाथ लेते हैं 1 3 5 1 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 पे पहुँचते हैं तो वो क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा, ये सब भूल जाइए जो भी पुराना था। तो 5 पे जैसे ही हम लोग खड़े रहते हैं तो ये जो रिकर्शन वाला फंक्शन था वो कैलकुलेट कर लेगा कि 5 पे खड़े होकर एंड तक पहुँचने का मिनिमम सम कितना आएगा। ठीक है, 5 पे खड़े होके मिनिमम सम कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 1 3 5 1 1 या फिर 1 3 5 2 1 कुछ ऐसे करके चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर मुझे पता चल जाए कि 5 पे खड़े रह के मिनिमम सम कितना आएगा और मैं उसको 3 और 1 के साथ प्लस कर दूँ तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 3 5 के केस में हम लोगों ने 5 को कैलकुलेट कर लिया कि 5 से मिनिमम सम कितना आ रहा है, रिकर्शन एक बार कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर डीपी का काम यही होता है कि इस 5 वाले स्टेट वैल्यू को स्टोर कर लो ताकि फ्यूचर में अगर कभी यूज़ हो तो रिकर्शन को वापस से कॉल करना ना पड़े, वहीं से डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो 1 3 5 1 1 के केस में 5 का वैल्यू कैलकुलेट हुआ और 5 पता लगा लिया कि अगर मैं 5 पे खड़ा होता हूँ तो एंड तक जाने का सम कितना होगा, वो 5 पता लगा लिया और उसको डीपी के अंदर स्टोर कर लिया। फिर किसी पाथ में अगर 5 रिपीट होता है तो वहाँ से डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न होगा। तो 1 1 और 5 पे हम लोग फिर पहुँच जाते हैं। तो 5 से मिनिमम पहुँचने का क्या सम कितना है, मिनिमम सम कितना रिटर्न करेगा, वो हम लोग का डीपी के अंदर पहले से ही स्टोर्ड है। तो रो कॉलम, इसका तो कुछ रो कॉलम होगा ना, तो डीपी का रो कॉलम यहाँ पर देखिए वही चेक करें, डीपी रो कॉलम नॉट इज इक्वल टू -1, मतलब कि इसके अंदर कोई वैल्यू अब स्टोर हो चुका है, यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर दो। और यहाँ पर एंड में यहाँ पर ये जो स्टोरिंग पार्ट है यहाँ पर यही काम हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम के लिए यहाँ पर इस मिनिमम के अंदर वैल्यू रहेगा। मतलब मैं 5 पे खड़ा होता हूँ, अगर 5 पे अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मिनिमम जो वेरिएबल है उसके अंदर मिनिमम सम रहेगा उस रो और कॉलम के लिए, तो हम लोग उसको यहाँ पर स्टोर करवा दे रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर कभी भी यूज़ होता है रिकर्सिव स्टैक के अंदर तो रिकर्शन पूरा ना कॉल करके यहाँ पर डायरेक्टली कुछ इस तरीके से वैल्यू को रिटर्न करवा दिया जाए। तो मैंने बहुत ट्राई किया है कि आप लोग को ये समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। 4 स्टेप हमेशा याद रखिए। सबसे पहला चीज़ रिकर्सिवली क्वेश्चन को सॉल्व करिए यहाँ पर, और लूप्स वगैरह के थ्रू भी होता है तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर रिकर्सिवली क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना चेंज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके हिसाब से आप लोग डायमेंशन शेड करिए कोई भी एरे का, और यहाँ पर इनिशियलाइज करने के बाद कुछ इस तरीके से रिट्रीव करिए और कुछ इस तरीके से स्टोर करिए, यहाँ पर स्टोर कुछ इस तरीके से करिए। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप था, ट्राई करिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलता है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।
क्या और बाय द वे यहाँ पर एक चीज़ तो रह गया, इसको सबमिट ही नहीं किया हम लोगों ने, सबमिट करते हैं। हाँ तो देखिए हम लोग का यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है, 97% लोगों से आगे हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड।